हैं विजन आईएएस की मंथली एक मैगजीन है गाइस करंट अफेयर्स की अप्रैल 2024। गाइस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड पॉलिटी गवर्नेंस सेक्शन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी। नाउ लेट्स कम टू दी सिक्योरिटी, दैट इज चैप्टर 4। चैप्टर 4 आज पूरी तरह से कंप्लीट कराएंगे। ध्यान से लेक्चर को सुनना है क्योंकि इसके बाद एमसीक्यूज भी आएंगे। चेक करना कितने ध्यान से सुना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, एंड दैट इज लीड्स टू योर जर्नी बेसिकली गाइस। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक ही है हमारा, दैट इज इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बारे में हम जानते हैं। देखो न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इंडिया ने फिलीपींस को पहला जो बैच था ब्रह्मोस का वो डिलीवर किया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद हो जानी चाहिए कि फिलीपींस को करेंटली इंडिया ने डिलीवर करा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 2022 का, क्या करने के लिए, ताकि वो सप्लाई कर पाए शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम टू फिलीपींस। रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है क्योंकि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्रीज ऐसे सीएचएल्स में, मालदीव, मॉरिशस, इक्वाडोर में सबको हमने एक्सपोर्ट करा है। अगर ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस डेवलप किसने किया है, तो याद रखना है ब्रह्मोस एरोस्पेस एक जॉइंट वेंचर था डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ का और रशिया के एनपीओ का। तो कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश हुई, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हमने साइन किया 1998 में। नेम रिप्रेजेंट करता है इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर और रशिया की मॉस्कवा रिवर को। ठीक है, 2 स्टेज मिसाइल है इसमें, स्मॉल लिट प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन है जो सुपरसोनिक स्पीड पे चलता है। सेकेंड स्टेज है लिक्विड रैमजेट की, जो इसकी मिसाइल जो है लेट इज क्लोजर टू 10 मैक स्पीड। फ्लाइट रेंज है इसकी 290 किलोमीटर सुपरसोनिक स्पीड में। मिसाइल के अंदर पूरी कैपेबिलिटी है कि ये लैंड से, सी से, सब सी से, एयर में लॉन्च की जा सकती है। अगर इसके स्पेशल फीचर्स की तरफ ध्यान दोगे तो यूनिवर्सल है, इस पे फायर एंड फॉरगेट का प्रिंसिपल चलता है, हाई सुपरसोनिक है, लॉन्ग फ्लाइट रेंज है एंड ऑल ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब जानते हैं हम कि क्या क्या रीजंस रहे कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट राइज कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है फिनेंशियल पुश, यानी कि एफडीआई की लिमिट क्या हो गई है, इनहेंस हो गई है। 74% ऑटोमेटिक रूट में कंपनी जो है वो नए डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस को बनवा रही है। 100% गवर्नमेंट रूट की तरह जा रहा है, वेर एवर इट इज लाइकली टू रिजल्ट कि आप उसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पाओ। वेंचर कैपिटल फंड को भी हम चाहते थे, तो उन्होंने क्या करा, वेंचर कैपिटल को भी डिफेंस सिस्टम में आपने क्या करा, हम एक्सपोर्ट क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो भी पैसा इन्फ्यूज हो जाए। और हमने फिनेंसिंग एग्जिम बैंक से भी लेना शुरू करा है डिफेंस के एक्सपोर्ट के लिए। हमारा ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसका पार्टिसिपेशन बढ़े, इसीलिए गवर्नमेंट ने 25% डिफेंस रिसर्च बजट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया है। हम ये भी चाहते हैं कि हमारा इनोवेशन बढ़े, हम सेल्फ रिलायंट की तरफ बढ़े, हम खुद ही अपने सिस्टम्स, डिफेंस सिस्टम क्रिएट करें, हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपने ही देश में हो, इनोवेशन बढ़ती चली जाए। इसीलिए मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति कर कर आया है, जिसमें हमारा पूरा ध्यान है कि हम अपने देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग खुद करें, मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंट की तरफ बढ़े। हम चाहते हैं फॉरेन इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरर की जो डिपेंडेंसी है वो भी खत्म हो। तो हमने क्या करा, 5th पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट एक तैयार करी है। डिफेंस डिप्लोमेसी भी इसलिए होगी, ये भी एक कारण है कि हम कर रहे हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट जैसे हम अफ्रीकन कंट्रीज को देते हैं अगर वेपनरी परचेज करते हैं। अब आपको समझ आना चाहिए कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए ना ये सारे टर्म्स के बारे में गाइज, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए जब आप ये चीज़ें पढ़ रहे हो। तो लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक एग्रीमेंट है बैंक और बोरोवर के बीच में कि आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट कितने टाइम पर कितना आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ क्रेडिट। फ्लेक्सिबल लोन होता है बैंक और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। सिमिलर समझ लो क्रेडिट कार्ड की तरफ है, क्रेडिट लिमिट आपको सेट करके दी जाती है कि इतना अमाउंट जब आप चाहें आपकी ज़रूरत के अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड। डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी तैयार करी गई, ये सारा हम कर रहे हैं। अब देखो हम जो अपना डिफेंस को राइज कर रहे हैं उसके बेनिफिट पता है क्या होंगे, डायरेक्टली हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ेगी, हमारी टेक्नोलॉजिकल पर लोग डिपेंड होना शुरू करेंगे, हमारी कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी बिटवीन एक्सपोर्टिंग एंड रिसीविंग नेशंस में, हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज जॉइंट ऑपरेशंस बढ़ेगा, वैल्यू चेंज तैयार होगी। करंट स्टेटेड इंडिया का ये है एक्सपोर्ट का, हम इसको हम चाह रहे हैं हम और बढ़ाएं। हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे, हमारे देश में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारी हाई स्किल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेस डिफेंस में बढ़ेगा प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, नेशनल सिक्योरिटी हमारी स्ट्रेंथन होगी। हमें
अपने ही देश में सेल्फ रिलायंस फील होगा क्योंकि हम अपने देश का बनाएंगे। लेकिन गाइस इतना आसान नहीं है ये सारी चीज़ें, चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे देश में क्या होता है बताओ? क्योंकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना अच्छे नहीं हैं। चाइना, यूएसए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 20 से 12% स्पेंड करते हैं और हम 1% से भी कम, तो हमें शर्म आ जानी चाहिए। लिमिटेड बजट है हमारा, बिल्कुल है, 1.9% जीडीपी का हम खर्च करते हैं। क्रेडिबिलिटी इशू है हमारे साथ। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल जो सिप्री की रिपोर्ट होती है, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया हैज बीन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्म्स इंपोर्टर। हमारी इनएडिक्वेट कैपेसिटी है, बहुत गैप एग्जिस्ट करते हैं, हम ओवर रिलायंस है डीपीएसयू पर, हम डिप्लोमेटिक इश्यूज है, हमारे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि इफ़ इंडिया बिकेम अ डोमिनेंट फोर्स इन द ग्लोबल आर्म्स तो हमारी मार्केट को $5 बिलियन एक्सपोर्ट रेवेन्यू का टारगेट को फुलफिल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए हमें एक्सपोर्ट रेवेन्यू को, ताकि हमारा बजट फुलफिल हो पाए। हमारी प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर हम देखें हमारा, तो वीक एंड कंसिस्टेंट अगर हम चाहते हैं, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो म्यांमार ग्राउंडिंग जेट्स हैं, अगर हम चाहते हैं जियोपॉलिटिकली भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को गैदर करना, तो हमें करना होगा। हमें एक सिंगल पॉइंट एजेंसी बनानी होगी, हमें क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना है। एमएसएमई सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन स्कीम हम इसीलिए चला रहे हैं ताकि इकोसिस्टम हमारा ऐसा हो जाए जहाँ पे कॉम्पिटिटिव, क्लीन एंड क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग लिवरेज की जा सके। हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग ब्रांडिंग में भी बहुत इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं ट्रिपल पी मॉडल, इंसेंटिव देके, जॉइंट वेंचर प्रमोट करके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। हम ये चाहते हैं कि हम एक सिक्योर एक्सपोर्ट डील करें हाई वैल्यू वेपन्स की, जैसे पिनाका है, आकाश है, ध्रुवा है। इंसेंटिव दे देके, लाइन ऑफ क्रेडिट दे देके, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट दे देकर, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि क्या हो, डिफेंस एक्सपोर्ट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एम्बेलिश इंडियाज ग्रोइंग स्टेचर, ग्लोबल टेबल पे हमारा एक स्टेटस बढ़ेगा, हम अपने और अच्छे स्ट्रैटेजिकली हम इम्प्रूव हो पाएंगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस, दैट इज वर्चुअल असेट्स एंड टेरर फाइनेंसिंग। न्यूज़ में इसलिए रहा, एफएटीएफ ने रिकॉग्नाइज करा है कि बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं स्टैंडर्ड्स में वर्चुअल एसेट्स की, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स की। तो एफएटीएफ ने कहा भाई बिल्कुल नहीं माना जाएगा, मॉनिटर करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग को मॉनिटर करते हैं ना, तो क्योंकि ये भी वर्चुअल करेंसी है, मॉनिटर कराने लग गए। मॉनिटर करा तो पता चला जी क्रिप्टो स्पेयर में तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के साथ बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो फिर बात आई कि भाई एफएटीएफ हैड इन फरवरी 2023 एग्रीड ऑन अ रोड मैप टू स्ट्रेंथन दिस। अब वर्चुअल एसेट या वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? वर्चुअल एसेट का मतलब होता है गाइस कि कोई डिजिटल रिप्रेजेंटेशन वैल्यू का, जब कोई भी करेंसी डिजिटली ट्रेड होती है, ट्रांसफर होती है, एग्जाम्पल के तौर पर आपका बिटकॉइन, लाइट कॉइन, इसमें कोई डिजिटल रिप्रेजेंटेशन नहीं है फिएट करेंसी की तरह, गवर्नमेंट इशूड करेंसी जैसा कुछ मामला नहीं है, सिर्फ एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है। अब वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं? कोई लीगल पर्सन या आप कह सकते हो नेचुरल पर्सन, एक से ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं बिहाफ ऑफ द दैट पर्सन, है ना, बिजनेस के फॉर्म में एक्सचेंज जो कराते हो, वो वीएएसपी हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, एटीएम ऑपरेटर्स, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? हेज फंड्स या आपके वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के अंडर आते हैं। अब रीज़न क्या है? यहाँ चोरी चकारी कैसे हो गई? टेरर फाइनेंसिंग क्यों हो रही है? बहुत पैसा इसका वर्चुअल एसेट्स के माध्यम से टेररिज्म में कैसे जा रहा है? कह रहा देखो अनोनिमिटी, वर्चुअल एसेट बहुत रिस्की है। इतनी अनोनिमिटी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, पीयर टू पीयर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाती है, क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाता है, किसी भी लोकेशन पे पहुंच जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ डेस्टिन था। ग्लोबल स्टैंडर्ड में रेगुलेशंस की बहुत एब्सेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से। कह रहा वहाँ तो फिर भी आपने कॉम्बैट करने के लिए कराया, लेकिन यहाँ तो कोई क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही नहीं है। आईएमएफ ने बोला कि इससे तो इन्वेस्टर्स को भी दिक्कत है और बहुत पोटेंशियल है इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब करने का। फिर क्राउड फंडिंग बहुत हो जाती है टेररिस्ट फाइम सोशल मीडिया के थ्रू। तो हाउ डज एफएटीएफ स्टैंडर्ड अप्लाई टू वर्चुअल एसेट्स पे? कह रहा कंट्रीज नीड टू अंडरस्टैंड मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंस दो तरह के अलग अलग रिस्क हैं, लेकिन ये वर्चुअल एसेट्स में बहुत ही मामला एकदम खराब करके रख देते हैं, हिला के रख देते हैं पूरी तरीके से। तो रेगुलेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। देखो जी, आपका पीएमएलए कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है। मार्च 2023 में इंडिया ने सब्जेक्ट रखा कि भैया वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो अपना एक सर्टिफिकेशंस बनाएं, और उसको भी रेगुलेशन के लिए पीएमएलए 2002 के एक्ट से ही डील करा जाए। फिर रजिस्टर ये करवाएं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में भी रिकॉर्ड कीपिंग तो रहे। फिर परमानेंट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। ट्रैवल रूल फॉर वीएससी, इंडिया हैज इनेक्टेड ट्रैवल रूल कि जो भी कलेक्ट वगैरह डेटा वगैरह सारा बेनिफिशियरी ओरिजिनरी सारी उसकी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है
एफएटीएफ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि हम इसके स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करें, ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड करनी पड़ेगी, जिससे हम क्रिमिनल्स को रोक पाएँ। है ना, 2018 में जब G20 मेंबर्स की कंट्रीज़ की मीटिंग हुई, तो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करने को बिल्कुल बोला था, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज़ ने, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ने। और दूसरा काम हम क्या करें, हम प्रिवेंट ऐसे मेजर्स लेने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कस्टमर ड्यू डिलिजेंस बनाए, रिकॉर्ड कीपिंग, ट्रांसपेरेंसी की तरफ ध्यान रखें और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेंथन करें हम। एक्यूरेट एंड वेल लिंक्ड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को हमें पैदा करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करने की ज़रूरत है। मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रेट आ रहे हैं, तो हम उसको क्या करें, एडवांस बिग डेटा और एआई की मदद से इसको हम ठीक कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। न्यूज़ में क्यों रहा, रशिया ने यूएनएससी में वीटो को ड्राफ्ट करा है, रेजोल्यूशन दिया है, वेपन फ्री आउटर स्पेस होना चाहिए। जॉइंटली ये यूएस और जापान ने प्रपोज किया है। यूएनएससी की रेजोल्यूशन क्या थी, जो विटोड रेजोल्यूशन है, इसका मतलब है कंट्रीज ने क्योंकि 1967 का आउटर स्पेस ट्रीटी को रेटिफाई करा है, तो उनकी ऑब्लिगेशन है कि वो अर्थ के अराउंड ऐसे ऑब्जेक्ट्स ना डालें जो कि भाई डिस्ट्रक्ट करें। रशिया का स्टैंड इस पे फुल्ली सोली यही है कि वेपन्स मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर आर्म्स वगैरह को नहीं लेकर आना है। ठीक है। अब वेपनाइजेशन स्पेस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जहां पर आप स्पेस में डिप्लॉय कर रहे हो वेपन्स को, और वो एक थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, इतना वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हो कि आप अर्थ के सरफेस के ऑर्बिट को ही खराब कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आप इतना मिलिट्राइज कर रहे हो ग्राउंड को, सी को, एयर बेस मिलिट्री ऑपरेशन चला चला के कि स्पेस की धज्जियां उड़ा रहे हो, स्पेस पे कचरा पहुंचा रहे हो। तो 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी, ये तमाम ट्रीटीज हुई स्पेस से रिलेटेड, क्या पीसफुली रहे, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल इतना नहीं करना है। ऐसे ही तमाम मून अग्रीमेंट 1979 का हुआ। इंडिया एज अ पार्ट ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटी, रेस्क्यू अग्रीमेंट और लाइबिलिटी कन्वेंशन, ध्यान रखना इंडिया ने मून ट्रीटी साइन करी है बट रेटिफाई नहीं करी है। ठीक है। अब इमर्जिंग चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, वेपनाइजेशन स्पेस इतना हो रहा है कि बहुत डर लग रहा है कि ना आर्म्स रेस फिर से वापस ऐसा कोल्ड वॉर टाइप लग रहा है। रशिया है, यूएस है, चाइना है, ये बहुत ज़्यादा अपनी ना यूनिट्स तैयार कर रहे हैं। डेब्रिस कंजेशन, इतना गंद भर गया है, इतना स्पेस डेब्रिस भर गया है, इतना कचरा भर दिया, एनवायरनमेंट को स्पेस के आपने बर्बाद करके रख देना है। डुअल यूज टेक्नोलॉजी का हो रहा है, जीपीएस ट्रैकर, ये सब के सब लाइन ब्लर कर रहे हैं, पीसफुल मिलिट्री यूज ऑफ स्पेस को तो बिल्कुल ही खत्म कर दे रहे हैं। फिर ये कह रहा है कि अब एक समय आ गया है कि आउटर स्पेस सिटी बड़ी आउटडेटेड सी फील होती है, हमें वापस से इसको कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस के साथ एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है, बिना इंटरनेशनल कोऑपरेशन के काम नहीं होगा। ये ट्रीटी कुड बैन बेजिंग ऑल ऑफ काइंड ऑफ वेपन्स, है ना, कन्वेंशनल ट्रीटीज को आज की नई ट्रीटीज के साथ, कंटेम्प्रेरी इशूज के साथ बनाओ। स्पेस डोमेन बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, नीड इन्वेस्टमेंट इन स्पेस, इसमें ज़्यादा पैसा लगाओ कि अवेयरनेस रहे, डिप्लोमेटिक अग्रीमेंट्स करो, आप कंबाइंड स्पेस ऑपरेशन इनिशिएटिव चलाओ बिटवीन द फाइव आईज, कौन से, प्लस जर्मनी, फाइव आईज की कंट्रीज के नाम बताने हैं आपको मुझे। आपका क्वेश्चन है कि फाइव आईज स्टेट्स हम किन्हें कहते हैं, इसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। फिर स्पेस डेब्रिस को मिटिगेट करना, इन्हांस करना स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, ताकि एक ट्रैक बन जाए, पता तो चले कितना स्पेस डेब्रिस है, कितना आपने सैटेलाइट बिहेवियर कैसा चल रहा है, पॉसिबल साइन क्या है। फिर इन्फोर्सिबल स्पेस लॉ बनाना बेहद इंपॉर्टेंट हो चुका है, अगर हम सच में चाहते हैं तो। प्रपोज प्रिवेंशन ऑफ आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस एक तरह का है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन करके इसीलिए बनाया गया है ताकि वेपनाइजेशन स्पेस का कम होता चला जाए, बैन कर देना है। स्वीडन ऐसी पहली कंट्री जिसने आर्टेमिस रिकॉर्ड्स को साइन करा है, ज्वाइन करा है। आर्टेमिस रिकॉर्ड 2020 में नासा लेकर आया था 7 फाउंडिंग मेंबर नेशंस के साथ। आर्टेमिस उसी ग्राउंड पे बना है, आउटर स्पेस ट्रीटी के ग्राउंड पे बना है, बट नॉन बाइंडिंग है। उसमें भी गाइडेंस है, गाइड दिया हुआ है सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर। तो हमें भी ये चीज़ें याद रखनी है, आर्टेमिस रिकॉर्ड्स क्या है। ठीक है, लाइक दिस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। देखो, 1958 में ये एक्ट आया था, इसको एक्सटेंड करा गया, सेंटर ने कहा 8 डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में भी जाएगा एंड 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश में भी अफ्स्पा लगेगा। तो करंटली अफ्स्पा जो है वो कहाँ कहाँ है, नागालैंड में है, असम में है, मणिपुर में है, अरुणाचल में है, नैमा, इन कंट्रीज में है। अफ्स्पा रिमेन इन फोर्स जम्मू कश्मीर में भी रहा था, स्पेशल पावर 1990 में, 2015 में त्रिपुरा से हटाया गया, मेघालय से 2018 में हटाया गया, मिजोरम में 1980 में हटाया गया। अब अफ्स्पा 1958 है क्या,
ये करता क्या है? ये गाइस एक ऐसा एक्ट है जो स्पेशल पावर देता है आर्म फोर्सेस को डिस्टर्ब एरिया। वो कहाँ है डिस्टर्ब एरिया? अरुणाचल प्रदेश, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये वाला। इसमें क्या होता है, पार होती है, एरिया को डिक्लेयर कर दिया जाता है। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट के तहत ये डिस्टर्ब है। यहाँ का जो गवर्नर है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर है, नोटिफिकेशन से निकालते हैं। डिस्टर्ब एरिया का मतलब है कि बहुत डेंजरस कंडीशन है इस जगह पर, यहाँ पे आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम संभाल पाएँ जनता को। स्पेशल पावर्स में यहाँ पर सेक्शन 4 का भी इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी कमीशन्ड ऑफिसर, वारंट ऑफिसर्स आते हैं, तो आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग एंड नेसेसरी कंडीशंस 5 अपॉन आवर्स, जितने भी फायर या कुछ भी डेथ कॉज इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। असेंबली यहाँ पे मना की जाती है कि 5 से ज़्यादा लोग असेंबल नहीं होंगे, वेपन नहीं कैरी करना है। अगर कोई सस्पेक्टेड लगा तो विदाउट वारंट उसको उठा लिया जाएगा, अनलेस अदरवाइज सर्टिलाइज जो भी रेगुलेशंस आती हैं, आर्मी सोल्जर्स ऐसी तरह से लीगल एक्शंस वगैरह ले सकते हैं। अब वेदर अफ्स्पा इज टू बी रिपील्ड और नॉट, इसके फेवर और डिसएग्रीमेंट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखो, फेवर में इसलिए कहा गया कि कॉलोनियल एरा का लॉ था। अफ्स्पा को कंपेयर किया जाता है रॉलेट एक्ट के साथ कि वहाँ पे सस्पेक्शन लगा तो हम ड्यू प्रोसेस के बिना ही अरेस्ट कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट इससे वायलेट होता है। आर्टिकल 14, 19, 21, 20, 25 वायलेट होते हैं। इंटरनेशनल लॉज वायलेट होते हैं। अकाउंटेबिलिटी की दिक्कत है। गवर्नेंस का मिलिटराइजेशन और स्टेट सेंटर में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। कह रहा है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अफ्स्पा को हटाया जाए। लेकिन कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी हैं, कह रहे हैं नहीं हटाना चाहिए अगर हम बाउंड्रीज को सेफ गार्ड करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बारी नागा पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट 1997 के केस में बोला कि अगर हम अब्यूज से बचना चाहते हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट को बिफोर डिक्लेयरिंग कि भैया डिस्टर्ब एरिया बन जाए उससे पहले ही हम इस पर एक्शन ले लें। काउंटर इंसर्जेंसी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कह रहे हैं इन कारणों से ये लगाना चाहिए। तो आपको दोनों ही तथ्यों का पता होना चाहिए कि अफ्स्पा हटाना चाहिए तो उसका फेवर, और नहीं कर रहे तो भी उसका फेवर आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी कमेटीज आई तो बिल्कुल पता होना चाहिए। जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की कमेटी थी, उन्होंने बोला, रिकमेंड करा अफ्स्पा को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। फिर एआरसी की रिपोर्ट आई, संतोष हेज कमेटी की रिपोर्ट आई, जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई। उन्होंने बोला कि कोई भी सेक्सुअल वायलेंस अगर वुमेन के अगेंस्ट हो रहा है बाय मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, उसको भी ऑर्डनरी क्रिमिनल लॉ से हटाकर विद इन उसमें रखा जाए और क्रिमिनल लॉ के तहत उसको लड़ा जाए। अब देखो इससे होगा क्या, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमें करना क्या चाहिए, बॉटम अप गवर्नेंस मॉडल लगाना चाहिए ताकि ग्रास रूट कम्युनिटी को फायदा हो। हमें प्रायोरिटाइज करना होगा पीस अकॉर्ड टू रिमूव एफ्स्पा। फर्स्ट गवर्नमेंट मस्ट पुश अ कंक्रीट पीस अकॉर्ड करे। अनसर्जन जितने भी ग्रुप्स हैं उनके साथ मिलके प्रॉपर रिहेबिलिटेशन बनाए। एकदम से मत हटा दो, पर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे कुछ स्टेप्स लो ताकि वहाँ की जनता पर आपको ट्रस्ट आए और आपको उन पर ट्रस्ट और गवर्नमेंट पे वो भी ट्रस्ट कर पाए। और ह्यूमन राइट नॉर्म्स किसी भी हालत में खराब नहीं होने चाहिए, आपको उसका भी ध्यान रखना है। नाउ डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द शॉर्ट एंड न्यूज़, जिसमें कि साइबर रिस्क के बारे में है, कंसर्न फॉर मैक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में है। राइजिंग साइबर थ्रेट आप जानते हो आज की बहुत बड़ी दिक्कत है, आईएमएफ ने वार्न किया है, रिपोर्ट निकाली ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? याद रखना आईएमएफ निकालता है, क्योंकि राइज है, एक्सट्रीम लॉसेस हैं, साइबर इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं, $2.5 बिलियन हो गए हैं। साइबर अटैक डबल हो रहा है, कब से? कोविड-19 पैंडेमिक से। अटैक फाइनेंशियल फर्म्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब राइज रीजन होने के क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का बढ़ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हैकर्स बढ़ गए हैं, थ्रेट्स बहुत अंदर भी हैं, ऑथराइज एक्सेस बहुत दे देते हैं, साइबर सिक्योरिटी स्किल का गैप है। समझ रहे हो आप लोगों को कहाँ आता है ये? जो पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से भी बढ़ रहा है। क्या ना, मैक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, डेटा इतना ब्रीच है, हाई डिपॉजिट आउटफ्लो से उड़ जाता है पैसा, ऑनलाइन बैंकिंग के पैसे, आप समझ लो आज एक लिंक को भी प्रेस करने में डर लगता है, तो पता चला इस लिंक से हमारा पैसा ही उड़ जाए। फिर पॉलिसी रिकमेंडेशन, स्ट्रेंथनिंग रिपोर्टिंग आने करने की, साइबर इंसिडेंट वगैरह जो हो रहे हैं वो प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो फाइनेंशियल फर्म शुड डेवलप एंड टेस्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी प्रोसीजर। इसीलिए वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स होता है, इंडिया ने डेवलप किया है जॉइंट पार्टनरशिप बिटवीन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इंडिया रैंक नंबर 10 इन साइबर क्राइम्स, नंबर 10 पे आते हैं हम। फ्रॉड्स होते हैं हमारे यहाँ दबा के, रशिया टॉप द लिस्ट फॉलोड बाय यूक्रेन एंड चाइना, यहाँ बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम है। फिर नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक, दैट इज ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 की रिपोर्ट है। सिप्री ये रिपोर्ट निकालती है, आप जानते ही हो हर साल सिप्री की रिपोर्ट निकालती है, 1996 से निकाल रही है, 1966 से निकाल रही है। इंडिपेंडेंट नेशनल इंस्टीट्यूट है। क्या चाहती है? रिसर्च करती है, कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट, आर्म कंट्रोल, डिसआर्मेंट। याद रखना 2023 में इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है।
हमने $83.6 बिलियन पैसा खर्च किया है यूएस, चाइना, रशिया के बाद। मिलिट्री एक्सपेंडिचर बाय नाटो मेंबर्स ऑलरेडी 55% वर्ल्ड स्पेंडिंग के अकॉर्डिंग होता है। इतना पैसा लगाते हैं ये लोग। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ड्राइवन बाय रशिया का आपको पता ही है, वो करना ही पड़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम से टेंशन चल रही है। फिर इनिशिएटिव फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स, इंडिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड बनाए हैं, एक डेटाबेस तैयार करा है क्राइम रिकॉर्ड्स के लिए, पीस कीपर्स के लिए, 2022 में लॉन्च हुआ ताकि अकाउंटेबिलिटी क्राइम्स के अगेंस्ट द ब्लू हैमलेट बढ़ जाए। तो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू मेंटेन और री एस्टैब्लिश पीस इन एरियाज ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, हाउएवर कुछ फेस वायलेंसेस भी हो रहे हैं, उसको भी तो देवर नोबेल प्राइज इवन इन दिस कलर, तो इसी को ब्लू हैमलेट्स कहते हैं, ये ध्यान रखना। और इनको ब्लू कलर का क्योंकि हैमलेट मिलता है इसीलिए नाम भी रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। इंडिया के जगजीत पावड़िया, उनको री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में थर्ड टर्म के लिए 2025 से 2030। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में री इलेक्ट किसे किया गया है थर्ड टर्म के लिए? जगजीत पवाड़िया को। आईएनसीबी कैसी बॉडी है? इंडिपेंडेंट है, क्वासी जुडिशियल मॉनिटरिंग बॉडी है, इम्प्लीमेंट करती है यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल, 1968 में आई थी इन अकॉर्डेंस विद सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स 1961। 13 इसके मेंबर्स हैं, सिंगल कन्वेंशन है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, इस पे इस सारी चीज़ों को लीड करती है ये। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल फ्लाइट टेस्टेड। डीआरडीओ ने करा है ये चांदीपुर में, ईस्टर्न कोस्ट में, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कंपनी के साथ। सबसोनिक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, इंडिजिनियस तरीके से बनाया गया है, टर्बाइन रिसर्च सब हमने अपना डाला है। अनमेंड व्हीकल है दैट रिमेन विद इन द एटमॉस्फेयर में रहता है, ये उड़ता है, फ्लाई करता है। इसकी जो साउंड है उसका 0.8 मैक है। रीज़न फॉर मिसाइल एंड सेटेलाइट लॉन्च हम ईस्टर्न कोस्ट से क्यों कर रहे हैं? उसका कारण है कि यहाँ पर इक्वेटर के पास है और इसको ईस्ट की डायरेक्शन मिल जाती है, तो वहाँ पर अर्थ की वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल बूस्ट होती है। तो क्या होता है, इट हेल्प्स इन कटिंग डाउन, इससे ना रॉकेट की कॉस्ट कट आउट होती है, इसलिए हम ये कर रहे हैं, ध्यान रखना। इन केस ऑफ फेलियर अगर कुछ हो जाता है तो बे ऑफ बंगाल एक सेफ कॉरिडोर है, वहाँ जाके गिर जाएगा वो। डज नॉट हैव मेजर कोई इंटरनेशनल मैरीटाइम नहीं है, इसलिए हम करते हैं ये। ADEI एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर्स है, याद रखिएगा। ये आपके DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है, की एरोनॉटिकल सिस्टम है, UAV का काम करती है ये। अभ्यास जैसा आपने सुना होगा, रुस्तम सुना होगा, ये सारे इसी के देन है। नेक्स्ट आप पार्ट इज अग्नि प्राइम सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड। अग्नि प्राइम क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, बहुत सक्सेसफुली ये आपकी टेस्ट की गई। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड अलाइन विद दी और DRDO इस पे काम कर रहा है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे काम कर रहा है। अग्नि प्राइम है क्या? 2 स्टेज कैनिस्ट्राइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक रहती है, न्यूक्लियर कैपेबल है, ऑल अर्लियर अग्नि सीरीज से बहुत लाइटर है, गाइडेड बाय आपके इनरल नेविगेशन सिस्टम से चलता है ये, न्यू जनरेशन मिसाइल है। ये भी ध्यान रखना, इसका सिग्निफिकेंस ये होगा कि बहुत सालों तक स्टोर की जा सकती है, एक्यूरेसी बहुत है, वॉर जिसका वॉर हेड है वो प्रीलोड किया जा सकता है, तो एबिलिटी है इसमें लॉन्च करने की, इसमें प्रिपरेशन टाइम कम लगता है, तो इसीलिए हमने बनाया है। नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन। स्पेस एक प्रीमियर टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन हब है सोनार सिस्टम का। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इवेल्युएट करता है सोनार सिस्टम को, सर्वे, सैम्पलिंग, एंटी सबमरीन रिसर्च करना, ये इसके काम है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? रशियन प्रेसिडेंट ने कंफर्म करा 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक कि बैटल में हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं। ये मिसाइल मैक 5 तक और उससे भी ज़्यादा स्पीड में ये दौड़ती है मिसाइल, लोअर एल्टीट्यूड में चलती है अगर कंपेयर करो आप बैलिस्टिक मिसाइल से। एक्सट्रीम स्पीड है इसकी, इसका ना टारगेट समझ ही नहीं आता कहाँ गया। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, 2 तरह की इसमें होते हैं टाइप्स, ध्यान रखना। एक होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एक होता है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, इसी के टाइप है। नेक्स्ट इज क्रिस्टल मेज 2। इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली इसको टेस्ट करा है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप बाय इजराइल। इसकी जो स्ट्राइक रेंज है 250 किलोमीटर्स है, एयर टू स्पेस सरफेस मिसाइल पे चलती है, डिज़ाइन की गई है टू स्ट्राइक हाई वैल्यू स्टेशनरी एंड रिलोकेटेबल टारगेट्स को। मिसाइल के टारगेट लॉन्ग रेंज टारगेट्स पे चलती है ये। नेक्स्ट पार्ट इज सी डोम डिफेंस सिस्टम के बारे में, इसराइल ने डिप्लॉय करा है इसको पहली बार।
सी डोम का मतलब होता है नेवल वर्जन है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का। ये इतना ज़्यादा एडवांस है कि बैलिस्टिक, एरियल, सरफेस टू सरफेस थ्रेट्स के लिए भी बहुत बड़ा शील्ड है। तो आयरन डोम आप समझ लो एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है डिप्लॉय सिविलियन अटैक्स एंड ऑल से। ये सैचुरेशन अटैक्स को भी हैंडल करता है मल्टीपल टारगेट से, बहुत शॉर्ट रिएक्शन टाइम है। अनलाइक आयरन डोम विच हैज इट्स ओन रडार, सी डोम भी होता है, इसको शिप रडार के साथ इंटीग्रेट करके इनकमिंग टारगेट्स को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइजेस इन न्यूज़, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। गगन शक्ति एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? इंडिया का एयरफोर्स बिगेस्ट एक्सरसाइज करता है गगन शक्ति, पोखरण फील्ड पे किया हमने, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, जैसलमेर आपका राजस्थान। इन एक्सरसाइज ऑल जितने भी मेजर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके साथ हम इसको स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज में करते हैं। एक एक्सरसाइज पूर्वी लहर होती है, इसको एक्सपोल बोलते हैं। इंडियन नेवी ये ईस्ट कोस्ट पे करती है ऑपरेशनल कंट्रोल ईस्टर्न नेवल कमांड के साथ। टाइगर ट्रिम्फ 2024 हार्बर फेज एक्सरसाइज है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में कंडक्ट की गई। टाइगर ट्रिम्फ याद रखना 2 साल में एक बार होती है, बायलेटरल है, ट्राई सर्विस होती है ये। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एम्फीबियस एक्सरसाइज है, किसके बीच में है? याद रखना इंडिया और यूएस के बीच में होती है। नाउ लेट्स डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स योर एमसीक्यू पार्ट, दैट इज योर very essential part. You just check ki how much you are learning. So the very first question is about the BrahMos missile, and that is regarding the BrahMos missile. Consider the following statement. So these are the statement. This is a subsonic cruise missile. This is the first point, right? Second point, third point, fourth point. It is being developed by India and Russia. The existing range is this. Now the thing is, only the 3 points are there. So you have to टेक कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको करेक्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज FATF सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली। कंट्रीज के नाम आपके सामने है, आपको फिल करना है कौन सी कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग FATF अगेन। This is the first statement and this is the second statement. FATF is an intergovernmental body established in 1989 on the initiative of the G20. Second statement is countries that are considered safe haven for supporting terror funding and money laundering are put in FATF blacklist. आपको इसकी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। Now the third question related to with reference to virtual digital assets. The first statement is they are a medium of exchange of property that can be digitally traded, transferred or used. And the next statement is CBDC is one of the type of virtual digital asset. You have to tell me the correct statement. Okay. Now move to the next question that is related to Outer Space Treaty 1967. It is the first point is the UN General Assembly backed treaty to ban the stationing of weapons of mass destruction. So India is a part of it. It prohibits stationing of all types of weapons in outer space. So you have to select the correct statement again. ठीक है, look at the statement and then code it. और आपको सारा ये comment section में कोड करना है। ठीक है, next question is about which of the following statements are correct. The first statement is related to AFSPA. Only center can declare particular area disturbed area under AFSPA. The decision of the government to declare particular area disturbed cannot be challenged in court of law. ये आपके options हैं, आपको बताने हैं। Next question is the last question is exercise Tiger Triumph is conducted between India and dash Japan, South Africa, Nepal, USA. आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द सिक्योरिटी सेक्शन. डू इट वेल. Try to complete it as soon as possible. Please do comment about the questions and MCQs. Thank you so much for listening. Do like, share, and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.